हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और बेहतरीन होंगे। स्वागत है आपका अरिविहान पर। अरिविहान जहां पर आपको एमपी बोर्ड के सबसे बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मेरा नाम आशुतोष है और मैं आपका दोस्त होस्ट एजुकेटर ऑफ अकाउंटेंसी हूँ। आज बेटा हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपको जैसा कि पता है कि 80 मार्क्स में से 32 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपके फिलअप्स आते हैं, वन वर्ड आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं। ठीक है बेटा। और बेटा ऑब्जेक्टिव 32 मार्क्स के मतलब 40% तो आपके ऑब्जेक्टिव से ही बन जाते हैं। और अगर किसी बच्चे के मोस्टली ऑब्जेक्टिव या सारा ऑब्जेक्टिव ही सही हो गए तो एक तरीके से वो पास भी हो गया। और परसेंटेज बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और क्योंकि बेटा पेपर चालू करते से सबसे पहले सब आपके सामने होते हैं ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव अगर सही चले आए तो बाकी पेपर में एकदम कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, अप हो जाता है। तो चलिए बेटा हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के हिसाब से आपके ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। और बेटा अगर कोई वीडियो हाफ ईयरली एग्जाम के बाद देख रहा है तो उसके लिए भी काम का है, क्योंकि हम 9 चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर कवर कर रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, इस वीडियो के लिंक में आपको एक गूगल फॉर्म दिया है। उस गूगल फॉर्म में आप बताइए, कॉमर्स के बच्चों आइए उसको भरिए और बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको अरिविहान के ऐप पर लाइव रिकॉर्डिंग्स चाहिए बेटा, या फिर सिर्फ रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए? जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप हमसे शेयर कीजिए। बताइए आपको कहाँ दिक्कत आती है, अकाउंट्स में कहाँ दिक्कत है, कॉमर्स में कहाँ दिक्कत है, बीएस इको में कहाँ दिक्कत है, हम वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमारा पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो हम पहले पार्टनरशिप के कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। जैसा कि बेटा हम ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग है, तो मैं आपको किसी चैप्टर से एमसीक्यू कराऊंगा, किसी चैप्टर से फिलअप्स कराऊंगा, ताकि आपको ओवरऑल सारे चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ जाए। चलिए शुरू करते हैं हम पार्टनरशिप से। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या बेटा पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है? देखो बेटा पार्टनरशिप डीड बताता हूं मैं आपको। बेटा पार्टनरशिप होने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है, जब भी आप पार्टनरशिप बिजनेस करोगे ना तो एग्रीमेंट जरूरी है। ये एग्रीमेंट कितने तरह का होता है बेटा? तो ये एग्रीमेंट होगा आपका दो तरह का। कौन कौन सा? एक होता है रिटर्न और एक होता है ओरल। या तो आप ओरल बना लो या तो आप रिटर्न बना लो। बेटा जब आप रिटर्न बनाते हो ना तो इसको बोलते हैं डीड। जैसा कि सर आपने अभी बोला कि या तो ओरल बना लो या रिटर्न बना लो, और रिटर्न बनाओगे तो ही उसको बोलेंगे डीड। अब अगर रिटर्न बनाना कंपलसरी नहीं है, रिटर्न की जगह आप क्या बना सकते हो? ओरल भी बना सकते हो। तो पार्टनरशिप डीड जो है वो बनाना बेटा कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा? पार्टनरशिप डीड आपके लिए रहेगा ऑप्शनल। क्या रहेगा बेटा? ऑप्शनल। आप चाहो तो बनाओ, आप ना चाहो तो मत बनाओ, ये आपके ऊपर है। सुनना, एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है लेकिन डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब क्या हुआ बेटा? पार्टनरशिप में पार्टनर्स ने किसी तरह की डीड नहीं बनाई है। डीड नहीं बनाई है मतलब उनके बीच एग्रीमेंट तो है, लेकिन एग्रीमेंट कैसा है बेटा? एग्रीमेंट है ओरल। और जब बेटा पार्टनर्स में कैसा एग्रीमेंट होता है? ओरल। और अगर कभी भी लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं ना, कभी भी विवाद हो जाता है ना, तो बेटा यहाँ पर मुश्किल से 2-3 सॉल्यूशन आप देखिए। अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है, क्लियर है, तो आप समझिए तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस को क्या बांटेंगे बेटा? आप इक्वल बांटेंगे। क्लियर है बात? अगर आपके पास क्या नहीं, डीड नहीं, तो प्रॉफिट और लॉस को बांट दो इक्वल। आपको ना कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा ना ड्राइंग पर आपको इंटरेस्ट देना है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, अगर पार्टनर ने लोन लिया है ना, पार्टनर ने क्या करा है? पार्टनर ने लोन दिया है। किसको लोन दिया? पार्टनर ने लोन फॉर्म को दिया है, तो उसको बेटा 6% से इंटरेस्ट मिलेगा। आइए हम देखते हैं। तो बेटा क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। मैंने जैसा कि बोला कि पार्टनर ने क्या करी है बेटा? फॉर्म से पैसे निकालने हैं, गुड्स निकाल, ड्राइंग करिए, लेकिन इनके पास क्या है? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। डीड ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फॉर्म पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। क्लियर बात आई बेटा समझ? चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे? आ रहा है बेटा समझ? तो आपको पता ही है पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 50। ये रहा आपका आंसर। ये तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं, मुझे लगता है याद ही होगा। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। देखो बेटा पार्टनरशिप होने के लिए क्या सबसे बेसिक चीज जरूरी है? तो बेटा आप खुद समझो। बेटा कोई भी व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में आता है, बिजनेस करने आता है, या कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है, तो बेटा किसी भी जब वो काम को करता है, किसी बिजनेस को करता है ना, तो उसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। क्या अर्न करना? प्रॉफिट। लेकिन क्या सिर्फ बिजनेस के अंदर, क्या सिर्फ पार्टनरशिप में, क्या सिर्फ प्रॉफिट ही होगा? नहीं, प्रॉफिट के साथ साथ बेटा क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है। तो पहले देखिए हम ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है।
तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या सिर्फ लॉस बांटोगे? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सर, सिर्फ लॉस ही लेंगे तो कितनी दिक्कत होगी। टू शेयर लॉस एंड प्रॉफिट बोथ, क्या लॉस और प्रॉफिट? हाँ, ये सही ऑप्शन है, प्रॉफिट और लॉस दोनों बांटेंगे। क्या सिर्फ प्रॉफिट बांटेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्लियर है? टू शेयर द एसेट, बेटा नॉर्मल कंडीशन ये है कि पार्टनरशिप के अंदर जब आप बिजनेस करोगे तो आपको लाभ और हानि दोनों बांटना पड़ेगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ना सिर्फ लॉस, ना सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट भी बांटो और लॉस भी बांटो। टू शेयर लॉस एंड प्रॉफिट बोथ। पार्टनरशिप बिजनेस इसीलिए होता है ताकि पार्टनर्स को लाभ भी मिले और हानि भी मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सर अभी आपने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ड आप देख लीजिए, क्या लिखा है? एब्सेंस, मतलब इनके बीच में एग्रीमेंट तो है लेकिन एग्रीमेंट कैसा है? रिटर्न नहीं। और सर अभी आपने बताया था अगर एग्रीमेंट रिटर्न नहीं है तो पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो ही 6% से ब्याज मिलेगा, वरना उसने कैपिटल लगाई कोई ब्याज नहीं, उसने ड्राइंग करी वो कोई ब्याज नहीं देगा। तो बेटा यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है पार्टनर्स कैपिटल की। किसकी बात हो रही है? पार्टनर्स कैपिटल की। क्लियर है? तो उसके ऊपर कोई जो है उसको ब्याज नहीं मिलेगा। क्लियर है? फॉर्म उसको कोई ब्याज अलाउ नहीं करेगी। क्लियर है? आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। चले बेटा, हमने इस चैप्टर के जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे, हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर मतलब जो आपको चैप्टर 2 है उसके अंदर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको हर तरह के चैप्टर से थोड़े थोड़े ऑब्जेक्टिव्स में आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। और बेटा ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, आपको पूरी पीडीएफ कवर करनी है ताकि आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। मैं आपको हर चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से कवर करवा रहा हूँ। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं और उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि बेटा आपका चैप्टर 2 कौन सा है? आपका चैप्टर 2, आपका चैप्टर 2 है बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा चैप्टर बेटा आपका? रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड गुडविल। बेटा मैं इसके आपको फिलअप पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर के मैंने आपको एमसीक्यू कराए, अब हम चैप्टर 2 के क्या देखेंगे बेटा? फिलअप क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए पहला, डैश ऑफ अ पार्टनरशिप इज चेंज इन रिलेशन। बेटा मैं आपको कुछ याद कराने की कोशिश भी करता हूं, समझाने की। जब भी पार्टनर्स के बीच में उनका रिलेशनशिप चेंज होता है, ये वर्ड आ जाए ना, चेंज इन रिलेशनशिप। जब भी पार्टनर्स में उनका रिलेशनशिप चेंज होता है, मतलब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, किसी की डेथ होती है, कोई रिटायर होता है, आप आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, तो वैसा ऐसी कंडीशन में उनको वापस से एक नई डीड बनानी पड़ती है। मतलब उन्हें वापस से अपना पुराना एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ना पड़ेगा, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, और इसे हम बोलते हैं बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे इसे हम? रिकॉन्स्टिट्यूशन। बेटा याद करने की ट्रिक क्या बोलते हैं बच्चों? क्या ट्रिक है याद करने की? सर जैसे ही वर्ड आए चेंज इन रिलेशनशिप तो आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ रिलेशनशिप में चेंज हुआ है। क्या होगा बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। बेटा सबसे अहम फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, कई लोगों को याद भी होगा, जैसा सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या फॉर्मूला बनेगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हाँ सर ये तो याद भी है। बेटा ये सेक्रीफाइसिंग रेशो क्यों निकालते हैं आपको याद होगा, थ्योरी पढ़िएगा याद आ जाएगा आपको। क्यों निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग? जब कोई सर नया पार्टनर आता है ना तो पुराने पार्टनर को नुकसान होता है, तो उसे कितना नुकसान हुआ इसे पता करने के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगला, टाइप ऑफ गुडविल विच फेच हाईएस्ट वैल्यू। कौन सी गुडविल की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है? तो बेटा ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो गुडविल की वैल्यू होती है जब हम कोई गुडविल किसी और से खरीदते हैं ना बेटा, गुडविल दो तरह की होती है, एक जो हमने खुद बनाई है दैट्स कॉल्ड कौन सी बेटा? सेल्फ गुडविल। और बेटा हम कई बार ये होता है हम किसी दूसरे बिजनेस का नाम खरीद रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? परचेज गुडविल। तो एक कौन सी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है बेटा? सबसे ज्यादा वैल्यू होती है परचेज गुडविल की। किसकी वैल्यू होती है बेटा? परचेज, जो हमने किसी और से खरीदी है। क्लियर? क्या गुडविल बेच भी सकते हैं? हाँ बेच सकते हैं। जैसे मान लो आप किसी कंपनी का नाम खरीद रहे हो और उसकी खुद की फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो एक तरीके से आपने उसका नाम खरीदा, आपने उसकी गुडविल, तो सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा? टाइप ऑफ गुडविल विच फेचेस हाईएस्ट वैल्यू दैट्स कॉल्ड परचेज गुडविल। कौन सी आएगी बेटा? परचेज गुडविल आती है। ठीक है, कई बार आप समझ के चलो कि अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिले, अगर वहां पर वर्ड आए लोकेशनल गुडविल, तो बेटा लोकेशनल गुडविल की भी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। तो हमने तीन ऑब्जेक्टिव देखे बेटा, जब भी चेंज इन रिलेशनशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन, सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू, और लास्ट क्या देखा? सबसे ज्यादा गुडविल कौन सी महंगी होती है? परचेस गुडविल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन गुडविल, एक वर्ड लिखा बेटा अमोर्टाइजेशन।
ये क्या होता है सर अमोर्टाइजेशन? बेटा देखो आपको क्लास 11th का एक टॉपिक याद होगा कि बेटा जब हमारे पास जो टेंजिबल असेट्स होती हैं, टेंजिबल असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? डेप्रिसिएशन। और इंटेंजिबल एसेट में गुडविल भी आता है, जब उसकी वैल्यू कम होती है तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। लेकिन गुडविल के लिए अमोर्टाइजेशन वर्ड स्पेसिफिकली यूज ना करके यहाँ पर राइट ऑफ वर्ड यूज करते हैं। दैट्स व्हाई बेटा गुडविल जो है वो अमोर्टाइज नहीं, गुडविल क्या होती है बेटा? राइट ऑफ। गुडविल को जब हम खत्म करते हैं तो उसे बोलते हैं राइट ऑफ। ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि डैश इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन गुडविल टू अमोर्टाइजेशन, गुडविल इज राइट ऑफ। गुडविल क्या होती है बेटा? राइट ऑफ होती है। आ रहा है आपको समझ? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पे चलते हैं। सर ये तो अभी आपने पढ़ा था, बिल्कुल सर वही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस में चेंज आया बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जब भी चेंज आए तो इससे क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार और पढ़ाया ताकि आपको दिक्कत ना आए। समझ आया बेटा? यहाँ पर हमने 2 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव देखे। आइए हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला कौन सा चैप्टर बेटा? आपका एडमिशन वाला चैप्टर है, जब हम किसी नए पार्टनर को क्या करते हैं? फॉर्म के अंदर एडमिट करते हैं। देखो बेटा एडमिशन से आपके कौन से चैप्टर कवर करते हैं? अभी हमने एक जगह एमसीक्यू कवर करे हैं, एक जगह फिलअप कवर करे हैं। मैं सब तरह के क्वेश्चंस को आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बेटा एग्जाम में आपसे कोई सा भी क्वेश्चन ना रह जाए। चलिए एडमिशन वाले चैप्टर से हम पढ़ने वाले वन वर्ड। क्या पढ़ने वाले बेटा एडमिशन वाले चैप्टर से हम? वन वर्ड। तो पहला वही द चेंज इन वैल्यू। बेटा वहां पे चेंज इन रिलेशनशिप था, जब वर्ड आए चेंज इन रिलेशनशिप दैट्स कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? चेंज इन रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे हम? रिकॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर क्या बोला बेटा? चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। जब आप असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज करने के लिए क्या बनाओ बेटा? ये वर्ड जो मैंने बनाया ना इन पे फोकस करो। चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आया, कौन सा अकाउंट बनाया? तो इसे बोलते हैं बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। वैल्यू यानी उसकी कीमत, वापस से वैल्यू को निकालना, रीवैल्यूएशन। तो सर ये तो बहुत आसानी से 2 चीजें याद हो गई। चेंज इन रिलेशनशिप दैट्स कॉल्ड क्या बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी के लिए कौन सा अकाउंट बनाया? तो क्या बोलेंगे बेटा? उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलेंगे। आ रही बात समझ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अगर शॉर्ट में इसे बोलते हैं बेटा ऐसा 1 AS26। ये AS26 किस चीज से डील करता है? बेटा हमारा जो ICAI इंस्टीट्यूट है, हमारा जो कॉमर्स का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है ICAI, जहां से हम सीए करते हैं, उन्होंने कुछ अकाउंट्स को समझने के लिए कुछ अकाउंट्स के टॉपिक पर अलग से नियम बनाए हैं। तो वैसे एक होता है AS26। बेटा ये किससे डील करता है? ये डील करता है इनटेंजिबल असेट्स। आंसर भी आपको यही गिवन है। और इनटेंजिबल असेट्स के अंदर बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है ना, वो गुडविल आता है। तो आपसे कोई पूछे गुडविल कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डील होती है, तो क्या बोलोगे आप? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। नेक्स्ट पाइए। In which form the new partners bring in cash to have a share in the profit। जब भी एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो बेटा आपको पता होगा कि नया पार्टनर अपने साथ 2 चीजें लाता है, कैपिटल और गुडविल। आ रहा है पता? सिर्फ उसे गुडविल नहीं बोलते, हम उससे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेटा क्या लिखेंगे बेटा अपन कि एक नया पार्टनर आया अपने साथ, उसको अगर फ्यूचर में प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो बेटा वो अभी क्या लेके आएगा अपने साथ? तो भविष्य में अगर उसको फ्यूचर में प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो वो अपने साथ लाएगा गुडविल, जिसे हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा आए आपको तीनों समझ? वन वर्ड में पहला क्या पढ़ा? चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी नॉट रिलेशनशिप। क्लियर है? तो उसको क्या बोलेंगे अपन? रीवैल्यूएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किससे डील करता बेटा? गुडविल से। नया पार्टनर आएगा, प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, क्या लाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आओ, तभी काम होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा बेटा? ये नया पार्टनर व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम। ठीक है, जब वो नया पार्टनर प्रीमियम यानी गुडविल लाता है इन कैश, तो बेटा ये जो टू हुम इज इट डिस्ट्रीब्यूट एंड विच रेशो। क्वेश्चन में समझाता हूं। जब एक नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल का पैसा लेके आता है, तो बेटा बताओ ये गुडविल का पैसा किसको देंगे? बेटा वो गुडविल का पैसा लाते ही क्यों है? क्योंकि उसके आने की वजह से ओल्ड पार्टनर को नुकसान हुआ है। किसको नुकसान हुआ है? ओल्ड पार्टनर को। और नुकसान को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड पार्टनर को अभी हम नुकसान के लिए सैक्रिफाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो बेटा ये पैसा जो प्रीमियम फॉर गुडविल का लाया है ये मिलेगा ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशो में मिलेगा बेटा? ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिलेगा। देखिए क्या लिखा है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा, मतलब ओल्ड पार्टनर्स को बोल सकते हैं। और कौन से रेशो में मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिलेगा। आइए बेटा और समझते। अभी मैंने आपको बताया था एक अकाउंट होता है जो कब बनता है? असेट्स और लायबिलिटी में चेंज होने को, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसका नेचर क्या होता है? तो बेटा क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और
नॉमिनल। तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल होता है। नॉमिनल मतलब क्या, तो बेटा जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो सब डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और जितने भी इनकम और गेन्स है, क्लियर है, वो सब क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्या बेटा आपको ऑब्जेक्टिव समझ आए? ये थे बेटा अपने कौन से एडमिशन वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस अपन ने देखे। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं। एडमिशन के बाद बेटा अगला चैप्टर आता है आपका रिटायरमेंट। हम रिटायरमेंट से भी देखते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ बेटा क्लियर रहे। आइए रिटायरमेंट से हम पढ़ते हैं कौन से क्वेश्चन, हम पढ़ेंगे मैच द फॉलोइंग। क्लियर है बेटा, अब यहाँ पर पार्टनर हो रहा है रिटायर, तो अब वो जा रहा है, तो बेटा वो जब जाएगा ना तो उसके जाने पर जो बचे हुए पार्टनर से उनको होगा फायदा। तो बेटा एडमिशन वाले चैप्टर में अपन ने निकाला था कौन सा रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, मींस क्या, ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन यहाँ पर अपन क्योंकि पार्टनर जा रहा है तो यहाँ पर पार्टनर के जाने पर फायदा हुआ है, तो यहाँ पर सेक्रीफाइस नहीं बल्कि गेनिंग रेशो निकलेगा। पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ा है बेटा मैंने आपको। तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो इसको बोलते हैं बेटा गेनिंग रेशो। उल्टा कर लेना, हाँ सर अभी आपने पढ़ा था सेक्रीफाइसिंग मींस ओल्ड माइनस न्यू, तो गेनिंग मींस उसका बेटा वाइस वर्सा, उल्टा कर लो, न्यू माइनस ओल्ड। दूसरा समझाता हूं बेटा, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है ना बेटा, तो वो अपने साथ एक अमाउंट लेके जाता है, जैसे कैपिटल की, गुडविल की, रिजर्व्स की, तो उसका एक अमाउंट बनता है। तो या तो बेटा आप उसको ये अमाउंट क्या करो, एक साथ दे दो, तो उसको बोलते हैं लमसम। और बेटा अगर आप एक साथ नहीं दे सकते ना तो आप उसे किस्तों में भी दे सकते हो। तो जब हम उसे किस्तों में देंगे ना तो वहां पर एक अकाउंट खोलेंगे जिसको बोलते हैं लोन अकाउंट। देखिए बेटा दूसरा ऑब्जेक्टिव, इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट कैश, मतलब फॉर्म के पास ना इतना कैश नहीं है कि पार्टनर को जाते वक्त तो पूरा हिसाब एक साथ कर दे, ठीक है, टू रिटायरिंग पार्टनर, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे पैसा तो देंगे लेकिन एक साथ में हम किस्तों में देंगे। और बेटा इतना तो आप समझते ही हो, जब पैसा हम किस्तों में चुकाते हैं ना तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है बेटा लोन अकाउंट बोला जाएगा। आया बेटा समझ? मेरे हिसाब से आपको दोनों ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट चलिए, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो आप बताओ क्या वो खुद पैसा लेके जा सकता है क्या? तो बेटा जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो शेयर है, हिज शेयर कैसे पे करेंगे, तो बेटा कोई ना कोई तो होगा ना उसके परिवार में, उसका एग्जीक्यूटर, उसका लीगल हायर, उसको अमाउंट पे करेंगे। तो एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर। पॉइंट नंबर 3 क्या बोला था कि पार्टनर के मरने पर उसका हिस्सा किसको दोगे, तो उसके एग्जीक्यूटर को देंगे। बेटा पॉइंट नंबर 4 देखिए, पास्ट अमाउंट ऑफ रिजर्व। अब बेटा पार्टनर रिटायर हो रहा है या पार्टनर की डेथ हो गई है तो बेटा बहुत सारा रिजर्व्स का अमाउंट होता है। अगर पहले का कोई पैसा बचा के रखा है तो क्या बेटा ये उस पार्टनर को दिया जाएगा क्या? तो क्या लिखा है बेटा, पास्ट अमाउंट ऑफ रिजर्व। ये जो पास्ट अमाउंट ऑफ रिजर्व होता है ना बेटा, ये कब मिलता है, जब एक साथ जो हिस्सा, ये बेटा एक साथ मिलता है रिटायरमेंट पे। कब मिलेगा, चाहे आप उसके सामने वाला कर लो चाहे ऊपर नीचे वाला, कोई सा भी चल जाएगा। जो रिजर्व का हिस्सा है ये जब फर्म से वो रिटायर होता है या डेथ हो जाती है तब उसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, टू टेक लीव फ्रॉम द फर्म। जब एक पार्टनर फर्म को छोड़ता है तो छोड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रिटायरमेंट। समझ आया बेटा आपको? यहाँ पर पांचों आपके जो है मैच द फॉलोइंग क्लियर हुआ है बेटा, ढंग से देखिएगा ताकि आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 32 मार्क्स के होते हैं। तो बेटा हमारा यही एम है कि हम आपको सारी की सारी चीजें डिलीवर करें, ऑब्जेक्टिव्स बताएं। इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप उनको भी अच्छे से रीड कीजिएगा, वो भी आपके हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम्स के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा रिटायरमेंट वाला चैप्टर, आइए हम डिसोल्यूशन वाला चैप्टर देखते हैं। अब हम डिसोल्यूशन से कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो डिसोल्यूशन में हम पढ़ने वाले ट्रू एंड फॉल्स। अभी तक हमने बेटा एमसीक्यू भी देखे, फिलअप्स भी पढ़े, वन वर्ड भी देखे, ठीक है, मैच द कॉलम भी देखे, ट्रू फॉल्स भी देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब बेटा बिजनेस को बंद किया जाता है तो बिजनेस को बंद करने को, पूरा बिजनेस ही बंद हो गया, पूरा बिजनेस को बंद होने को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। ठीक है, हम यहाँ पर पूरा फॉर्म यानी बिजनेस बंद कर रहे हैं, ना कि सिर्फ पार्टनरशिप। ठीक है बेटा, अगर पार्टनरशिप यानी पार्टनर्स में संबंध खत्म होते हैं तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन जब बिजनेस बंद होता है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है बेटा, क्यों बंद होती है इसके लिए हमने सब्जेक्टिव में सब कुछ बताया है आपको। ठीक है, चलिए कुछ ट्रू फॉल्स देखते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म एन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट इज शोन इन रियलाइजेशन अकाउंट। देखो पहले मैं समझाता हूं, फॉर्म के बंद होने पर बेटा एक खाता खुलता है जिस खाते को बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। और इस अकाउंट के अंदर हम सारी एसेट को क्या करेंगे, बेच देंगे, और सारी लायबिलिटीज का क्या कर देंगे बेटा, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बेटा हम वो वाली एसेट लिखते हैं जो हमें
पता थी जो हम पहले से रिकॉर्ड करते हुए आ रहे थे। क्लियर है? लेकिन जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाने गए तब हमें पता चला कि हमारे पास एक ऐसी एसेट है जो हमने अभी तक खातों में रिकॉर्ड ही नहीं करी है। तो बेटा ऐसी एसेट जो हमने अभी तक खातों में रिकॉर्ड ही नहीं करी है, तो क्या फॉर्म के बंद होने पर वो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी क्या? उन्होंने बोला ऑन डिसोल्यूशन, क्या वो उसको लिखेंगे क्या? तो बेटा उसे नहीं लिखेंगे। क्लियर है बेटा? क्योंकि वो एसेट अभी तक हमने अकाउंट्स में लिखी नहीं थी। हाँ, लेकिन जब उस एसेट को हम सेल करेंगे ना, तो उसका सेल जो है वो हम जरूर क्रेडिट साइड लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, फॉर्म बंद हो रही है, फॉर्म के बंद होने पे एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, और जो रियलाइजेशन अकाउंट है तब हम बना रहे, तब हमें पता चला हमारे पास एक ऐसी एसेट भी है जो अभी तक लिखते हुए आ ही नहीं रहे थे, तो क्या उसको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे? तो नहीं, फॉल्स। क्या आएगा बेटा? हम नहीं लिखेंगे। ये क्या कह रहे, लिखते हैं क्या? तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन जब हम उसे बेचेंगे तब हम उसको लिख लेंगे। क्लियर हो रही बात? चलिए बेटा नेक्स्ट पाइए। बहुत देखिए, बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बेटा। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, फॉर्म्स डिसोल्यूशन। जब फॉर्म बंद होती है तो बैलेंस शीट बनाएंगे क्या? इतना तो आपको याद ही होगा ना, बैलेंस शीट यानी एक तरफ असेट्स और एक तरफ लायबिलिटी। नहीं बेटा, फॉर्म के बंद होने पर कोई बैलेंस शीट बनती ही नहीं है। अभी तो पढ़ाया मैंने क्या कि फॉर्म बंद हो रही है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? जिसमें सारी असेट्स को लिखेंगे, लायबिलिटी को लिखेंगे, असेट को बेच देंगे और लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे। जब असेट बिकी गई, क्लियर, जब लायबिलिटी का पेमेंट हो गया तो बैलेंस शीट के दोनों कॉलम तो खत्म ही हो गए ना बेटा। तो क्या क्वेश्चन है, क्या डिसोल्यूशन के टाइम अपन बैलेंस शीट बनाएंगे? नहीं, तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? फॉल्स होगा। क्या आंसर होगा आपका? फॉल्स आंसर होगा। आ रही बात समझ? नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा आपको थोड़ा सा ना रियलाइजेशन अकाउंट पता होना चाहिए। जब बेटा क्या होता है, अपन कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं बेटा? रियलाइजेशन। मैंने अभी बताया क्यों बनता है, फॉर्म के बंद होने पर बनता है। क्लियर है? तो फॉर्म के बंद होने पर जब बेटा फॉर्म को बंद कर रहे हैं तो अपन किसका पेमेंट करेंगे? क्रेडिटर्स का। तो क्या क्रेडिटर्स का पेमेंट डेबिट साइड से किया जाता है? तो बेटा हाँ, जब हम फॉर्म क्या कर रहे हैं, फॉर्म को बंद कर रहे हैं, तो क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे, तो क्रेडिटर का पेमेंट हम किस साइड से करेंगे? डेबिट साइड से। ये ट्रू होता है। ठीक है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच पे होते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्रेडिटर होता है लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या होता है बेटा? लायबिलिटी से। ऐसे भी कनेक्ट कीजिएगा। और जब लायबिलिटी बढ़ती है ना, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है बेटा? लायबिलिटी बढ़ती है तो वो होता है क्रेडिट, क्योंकि अब हम फॉर्म बंद कर रहे हैं तो क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर के पेमेंट करने पर लायबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो लायबिलिटी कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? वो डेबिट। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट के इसे किस साइड शो करना पड़ता है अपने को बेटा? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड शो करना पड़ता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चालू करते हैं। यहाँ पर अपने इनके कुछ 3 ट्रू फॉल्स देखे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, 4th नंबर वाला ट्रू फॉल्स। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रखिए बेटा, फॉर्म का बंद होना यानी पूरे बिजनेस का बंद होना, और पार्टनरशिप का बंद होना यानी पूरे बिजनेस का बंद होना नहीं है। दोनों अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देयर इज नो डिफरेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता क्या? दोनों में डिफरेंस होता है। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा फॉल्स। दोनों बहुत अलग अलग चीज होती है। आ रही है बेटा समझ? एक में फॉर्म बंद हो रही है और एक में पूरा जो है, एक में से पार्टनरशिप बंद होती है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, जब क्या हो रही है बेटा? फॉर्म बंद हो रही है, तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है यानी बैंक से आपने जो कर्जा ले रखा है, एक्स्ट्रा पैसा निकाल रखा है, क्या इस ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, क्या ये बैंक अकाउंट में आता? नहीं बेटा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। क्या आएगा बेटा? किसके अंदर आएगा? वो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आता है। बात समझ आ रही है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आएगा। यहाँ पर हमने डिसोल्यूशन के कुछ बेटा ऑब्जेक्टिव्स देखे। चलिए आगे चलते हैं हम। आपको पता ही है, जहां पर बेटा पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है तो उसके बाद क्या शुरू करते हैं बेटा? पार्टनरशिप का तो हमारा कंपनी वाला पोर्शन शुरू होता है। आइए शेयर कैपिटल, नेक्स्ट पे चलते हैं। कंपनी, देखिए बेटा आपको पता ही है कि कंपनी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। क्लियर हो रही बात? देखिएगा, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी में, जो कौन सी कंपनी बेटा? पब्लिक कंपनी। तो एक पब्लिक कंपनी को चालू करने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है? तो बेटा एक पब्लिक कंपनी को चालू करने के लिए कम से कम 7 लोगों की जरूरत होती है। बेटा पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ कुछ चीजें और भी मेंशन कर देता हूँ। ठीक है बेटा, पब्लिक कंपनी, क्लियर है बात? कितने लोग चाहिए? मिनिमम लोग कितने लगेंगे बेटा? 7 लगेंगे। ठीक है, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम
जो मेंबर होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती। आ रही बात बेटा, नो लिमिट। और अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग लगेंगे, मिनिमम 2 लोग लगेंगे, और मैक्सिमम कितने लोग लगेंगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम हो सकते हैं 200 लोग। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। बेटा देखिए, पहले मैं समझाता हूं, फिर आपको इसको रीड करता हूं। बेटा अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी में हमारे देश की सरकार ने पैसा लगा रखा है, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई कंपनी है और उसमें किसने पैसा लगा रखा है, हमारे देश की सरकार ने, और कितना परसेंट पैसा लगा के रखा है, 51%। कितना लगा के रखा है, 51%। तो बेटा किसी भी कंपनी में जब गवर्नमेंट पैसा लगाए, किसी भी कंपनी में जब गवर्नमेंट पैसा लगाए, कितना लगाए, 51%, तो इसे क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। अब आपसे कोई पूछे गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, तो सर गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जहां पर कौन पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट। कितना परसेंट, 51% ऑफ पेड अप कैपिटल। ठीक है, देखिए लैंग्वेज, जैसे ही वर्ड आए गवर्नमेंट कंपनी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने किसी भी कंपनी में क्या लगा रखा है, पैसा। पैसे को किस नाम से बोलेंगे अपन यहाँ पे, पेड अप कैपिटल। आ रही बात समझ, तो कम से कम कितना लगाएंगे, तो बेटा याद रखिएगा कम से कम 51% पैसा होना चाहिए, आधे से थोड़ा सा ज्यादा, ताकि वहां पर अपनी जो है वो मालिकाना हक जाहिर किया जा सके। तो गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए 51% कैपिटल होना जरूरी है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। याद रखिएगा बेटा, कंपनी चालू करने के लिए कंपनी का एक संविधान होता है, और वो कंपनी का जो संविधान होता है बेटा, उसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। याद रखिएगा, आपको कुछ को याद भी होगा कि बेटा कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, एमओए और एक और होता है एओए। एमओए मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक और होता है जिसको बोलते हैं बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्लियर हो रही बात। लेकिन दोनों में जो सबसे मेन संविधान जिसके हिसाब से कंपनी चलती है उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मुख्य डॉक्यूमेंट होता है ये बेटा कंपनी का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी पढ़ा है सर आपने, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी कितने लोग हो सकते हैं, 200। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने, 2, मैक्सिमम कितने, 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने, 7, और मैक्सिमम के बेटा कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है बेट। आइए चलते नेक्स्ट पे। चलो बेटा अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पर मैंने जो आपको क्लियर करा वो मैंने आपको बताया कंपनी। जैसा कि बेटा आपको कंपनी के बाद पता है अगला हमारा कौन सा चैप्टर आता है बेटा, फोरफीचर ऑफ शेयर। चलिए हम फोरफीचर के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए आइए बेटा हम फोर फीचर के कुछ ट्रू फॉल्स देखते हैं। बेटा फोर फीचर का मतलब क्या होता है, बेटा फोर फीचर का क्या मतलब होता है, जब कोई शेयर होल्डर शेयर खरीदता है और वो अपने शेयर का पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाता, जो शेयर का अमाउंट उसको चुकाना था वो समय पर नहीं चुका पाया। आ रही बात समझ, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसे बार बार बोलेगी कि आप अपने शेयर को क्या कर दो, हमें वापस दे दो। क्लियर हो रही बात। जब वो शेयर होल्डर अपने शेयर को क्या करता है बेटा, वापस दे देता है, या कंपनी उससे वापस ले लेती है, तो एक तरीके से उसका हक खत्म हो जाता है, क्योंकि वो पैसे नहीं चुका पाया और उससे शेयर कैंसिलेशन करा दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए पहला ट्रू और फॉल्स देखिए, शेयर फॉरफीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर। हाँ, जब बेटा शेयर होल्डर पैसे चुका ही नहीं पाया तो उसके कोई शेयर नहीं बचे और शेयर फॉरफीचर यानी कैंसिल हो गए, तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, ट्रू। हाँ, फॉरफीचर का मतलब क्या होगा, कैंसिलेशन ही होता है बेटा। आपको कुछ जनरल एंट्रीज भी आनी चाहिए, अपन देखते हैं। द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीटेड अकाउंट इज शोन ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है बेटा। देखिए बेटा यहाँ पर फोर फीचर है, क्लियर है। कंपनी ने उस व्यक्ति से क्या करा, उसने पैसे नहीं चुकाए तो शेयर जब्त कर लिए, और याद रखिए उसने जितना पैसा दिया था ना वो भी किसने रख लिया, कंपनी ने। तो कंपनी के लिए वो असेट नहीं है, कंपनी के लिए वो लायबिलिटी, क्योंकि कंपनी को उस पैसे का यूज करना है। तो क्वेश्चन क्या करा है, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड, मतलब शेयर फॉरफिट का मतलब यहां समझाता हूं, उस व्यक्ति ने जो पैसा दिया था वो क्या वो कंपनी के लिए एसेट्स है क्या, नहीं बेटा, वो कंपनी के लिए लायबिलिटी हो गया है, कंपनी को उस पैसे का सही यूज करना है। आ रही है बात समझ। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट असेट नहीं बल्कि क्या होता है बेटा, लायबिलिटी होता है। आ रही बात समझ। अब जिस व्यक्ति के हमने ना शेयर ले लिए हैं, कंपनी उसकी मालिक बन जाती है, वो व्यक्ति अब उसका मालिक नहीं रहा। क्लियर। और कंपनी चाहे तो इन शेयर्स को क्या कर सकती है, मार्केट में वापस से सेल कर सकती है। आ रही बात समझ। तो जब जो शेयर हमने ले लिए हैं उन्हीं को जब हम सेल करते हैं तो बोलते बेटा, उससे बोलते हैं री इशू। क्या बोलते हैं उससे बेटा, री इशू। तो क्या लिखा है, ऑन री इशू ऑफ शेयर, हम वापिस से द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।
समझिएगा क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या करा, मैंने जो शेयर बेचा था पहली बार वो 100 रुपए का बेचा था, क्लियर है। और मान लीजिए उसने जो है मुझे पैसा नहीं दिया, तो मैंने शेयर क्या कर लिए, जब्त कर लिए, ठीक है। और अब वो शेयर मेरे पास आ गया है और मैं उस शेयर को दोबारा बेचना चाह रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, दोबारा बेचना। लेकिन दोबारा बेचते समय मैंने उसको कुछ डिस्काउंट दिया है। क्या बेटा, मैंने उसको दोबारा बेचते समय मैंने कुछ डिस्काउंट दिया ऑन री इश्यू ऑफ शेयर, क्लियर है। और डिस्काउंट देने से मेरे लिए क्या हो रहा है बेटा, वो नुकसान हो रहा है। मेरे लिए क्या हो रहा है बेटा, वो नुकसान। तो उस नुकसान की पूर्ति में कैपिटल रिजर्व अकाउंट से करता हूं। कहां से करता हूं बेटा मैं, जब मैंने क्या करा, शेयर इशू करे, क्लियर रही बात। तो कौन से शेयर, री इशू, जो पहले इशू कर चुका था उसको। तो जब मैंने री इशू करे तो क्या दिया बेटा, 2-3 वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। मैंने क्या करा, उसका री इशू करा। री इशू क्या पे करा, डिस्काउंट पे। और डिस्काउंट एक तरीके से क्या है मेरे लिए बेटा, लॉस है। तो मैं इसे कौन से अकाउंट से पूर्ति करूंगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट से। कौन सा अकाउंट से पूर्ति करूंगा, कैपिटल रिजर्व। तो ऐसा कोई आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा होगा बेटा आपका, ट्रू। हाँ, री इशू पर जो हम डिस्काउंट देते हैं, लॉस होता है, उसे हम कैपिटल रिजर्व से पूर्ति करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, वही बेटा जो अमाउंट अपन ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया, इंक्लूड्स द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर। ध्यान रखें, हम जब पहली बार शेयर इशू करते हैं ना, ठीक है, तो हम शेयर को जितने उसकी वैल्यू है उससे ज्यादा पर भी बेच सकते हैं। जैसे मैं आपसे बताता हूँ, 10 रुपए का शेयर था और मैंने उसे कितने में बेचा बेटा, 12 में। कितने ज्यादा लिए, तो बेटा मैंने उसके कितने रुपए ज्यादा लिए, मैंने टोटल उसके 2 रुपए को ज्यादा लिया है, ठीक है। और जो 2 रुपए मैंने ज्यादा लिए ना, वो होगा प्रीमियम। अब क्या हुआ बेटा, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, पैसे नहीं चुका रहा है, लेकिन उसने कुछ पैसा चुका दिया था, जैसे एप्लीकेशन का और साथ साथ अलॉटमेंट का। तो बेटा उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट चुकाया था ना, तो उसने वो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा थे, वो प्रीमियम के भी उसने क्या करे थे, चुका दिए थे। तो बेटा मैंने जो उसके नॉर्मल शेयर के पैसे हैं वो तो रख ही लिए, और साथ ही साथ उससे क्या करा, प्रीमियम का पैसा भी जो था उसका रख लिया। तो बताओ बेटा, वो जो प्रीमियम का पैसा है वो भी उस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा क्या, नहीं बेटा, वो प्रीमियम का पैसा एक अलग अकाउंट में जाता। द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, जब आपने शेयर जब्त करे तो आपने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी इससे ले लिया था। वो एक्स्ट्रा अमाउंट किस नाम से था, प्रीमियम से, ठीक है बेटा। तो प्रीमियम का जो अमाउंट है वो इसके अंदर नहीं जाता है, वो एक अलग अकाउंट में जाता है। दैट्स व्हाई क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉल्स। समझ आ रहा है बेटा। यहाँ पर अपन ने टोटल कितने ऑब्जेक्टिव देखे हैं, यहाँ पर अपन ने टोटल ऑब्जेक्टिव देखे हैं, टोटल यहाँ पर 4। समझ आया बेटा, हमने कुछ शेयर के देखे और कुछ फॉरफीचर के देखे। चलिए हम अगले चैप्टर डिबेंचर के समझते हैं और उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करते हैं। चलिए बेटा, तो अब हम पढ़ते हैं डिबेंचर वाले चैप्टर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आइए देखिए हम क्या देखने वाले हैं डिबेंचर वाले चैप्टर के अंदर से, हम पढ़ने वाले हैं डिबेंचर वाले चैप्टर से फिल अप क्वेश्चंस, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन द डैश ऑफ द कंपनी। ध्यान रखिए, डिबेंचर होल्डर कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते। समझिए बेटा, कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, कंपनी कहां से लाती है, एक शेयर से और एक डिबेंचर से। बेटा जो लोग कंपनी में शेयर खरीदते ना, वो बनते हैं कंपनी के ऑनर, और ऑनर को ही, शेयर होल्डर को ही कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट लेने का अधिकार है। डिबेंचर होल्डर कभी भी कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकता, क्योंकि वो कंपनी का क्रेडिटर होता है। तो कोई आपसे पूछे क्या डिबेंचर होल्डर कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है, डिबेंचर होल्डर हैव नो राइट। इनके पास क्या है बेटा, कोई राइट नहीं है। काय में राइट नहीं है, तो ये कंपनी के किस में पार्ट नहीं ले सकते, तो बेटा ये लोग कंपनी के मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। मैनेजमेंट का हिस्सा कौन है, शेयर होल्डर है। आया बेटा समझ। नेक्स्ट, डिबेंचर इज ए रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। डिबेंचर का मतलब क्या बेटा, थ्योरी वाले मेरे लेक्चर्स देखेगा। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी आम लोगों से बोल रही है आप हमारी कंपनी को पैसा दीजिए लोन के रूप में। कंपनी उन्हें ये लिख के देगी कि हमने आपसे क्या लिया बेटा, लोन लिया है। और जब कंपनी लिख के हामी भरे ना, तो इसे बोलते हैं, और रिटर्न देगी तो इसे बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। क्या लिखा है, डिबेंचर इसे एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। क्या है बेटा, एक्नॉलेजमेंट मतलब कंपनी लिख के दे रही है कि हाँ हम ये हाँ कर रहे हैं कि हमने सामने वाले से कर्जा लिया है, जिसका उस डॉक्यूमेंट पर, उस सर्टिफिकेट पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। डिबेंचर्स होल्डर डू नॉट इंटरफेयर, वापस वही, डिबेंचर होल्डर काय में इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो डिबेंचर होल्डर कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग क्या हैं, ये लोग कंपनी के क्रेडिटर हैं, ना कि ऑनर है। आ रहा है बेटा समझ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। द डिबेंचर विच कैन बी चेंज, ये वर्ड आया ना चेंज, ऐसे डिबेंचर जो कि अपने आप को भविष्य में क्या करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। चेंज के साथ साथ मैं अगर बोलूं कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो जो डिबेंचर अपने आप को भविष्य में कन्वर्ट करा सकते हैं उनको बोलते हैं बेटा कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्या लिखा हुआ बेटा वहां पर, कन्वर्टेबल, हमने आंसर भी दिए हुए हैं। ऐसे डिबेंचर होल्डर जो कि भविष्य में आपको क्या करवा, अपने आप को क्या करवा सकते हैं, कन्वर्ट।
काय में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो बेटा ऐसे डिबेंचर जो भविष्य में आपको इक्विटी में कन्वर्ट करा ले तो उसे बोलेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट, ऐसे डिबेंचर द डिबेंचर विच कैन नॉट बी रिडीम, इस वर्ड को समझाता हूं बेटा। कुछ डिबेंचर होल्डर कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है। मान लो मैंने कंपनी में कितने रुपए लगाए, 1 लाख रुपए लगाए। कंपनी ने बोला बेटा इस 1 लाख पर आपको हर साल क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, लेकिन आपके 1 लाख रुपए तब तक वापस नहीं मिलेंगे जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती, कैन नॉट बी रिडीम। तो बेटा ऐसे डिबेंचर जिन पर आपको लाइफ टाइम में अपना पैसा नहीं मिलने वाला है, सिर्फ कंपनी के बंद होने पर मिलेगा, इसे बोलते हैं बेटा इररिडीमेबल या परपेचुअल डिबेंचर। क्या बोलते हैं बेटा, इसे इररिडीमेबल या परपेचुअल बोलते हैं। और जिनको जिनका पैसा वापस मिल जाए उसे रिडीमेबल बोला जाता है बेटा। मैंने साथ साथ वो भी आपको पढ़ा दिया। तो हमने यहाँ पे कुछ काय के क्वेश्चन देखे बेटा, हमने यहाँ पर कुछ डिबेंचर वाले चैप्टर के क्वेश्चन देखे। अब आपके हाफ ईयरली का जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम उनके भी कुछ क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। आइए, हम पढ़ते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के हिसाब से आपके वन वर्ड। देखिए बेटा, एक ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, 4 चीजें आती है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आता है बेटा, बैलेंस शीट आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, क्लियर, और बेटा नोट्स टू अकाउंट्स आता है। अलग अलग 4 चीजें आती है। पहला क्वेश्चन, इन विच हेडिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी इज शोन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। देखो बेटा, आप बैलेंस शीट होती है एक जगह, बैलेंस शीट आपको पता ही होगा बेटा, बैलेंस शीट में आप कौन सी हेडिंग में, इन विच हेडिंग, बैलेंस शीट की कौन सी हेडिंग के अंदर आप प्रॉफिट और लॉस लिखोगे। तो बेटा बैलेंस शीट में एक हेडिंग होती है जिसका नाम होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या होता है जिसका नाम बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ध्यान रखिएगा, कोई पूछे आपसे कि बैलेंस शीट में कहां आएगा बेटा रिजर्व और सरप्लस, क्लियर, तो आप बोलोगे प्रॉफिट के अंदर आएगा। क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, क्लियर है। प्रॉफिट हम कहां लिखते हैं, रिजर्व और सरप्लस के अंदर। नेक्स्ट, इन विच हेड डेटर्स, डेटर मतलब आपको पता होगा बेटा, जिन लोगों से पैसा लेना होता है उन्हें क्या बोलते हैं, डेटर। तो बेटा बैलेंस शीट के अंदर ये डेटर कहां आएंगे, तो एक हेडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। क्या बोलते हैं बेटा, इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला, प्रॉफिट और लॉस कहां आता है बेटा, रिजर्व और सरप्लस में। बेटा डेटर्स कहां पर आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल में। ध्यान रखिए, ये जो पीडीएफ में हमने सारे क्वेश्चंस तैयार करे ना बेटा, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में एमपी बोर्ड ने पूछे हुए हैं। हमने उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मिलाकर, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मिलाकर, ताकि आपके मैक्सिमम नंबर आने के चांसेस बने बेटा। क्लियर है बात। नेक्स्ट पे आइए, क्या लिखा है, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड। बेटा हम कुछ पैसा बचाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रिजर्व। लेकिन अगर एक रिजर्व बनता है जिसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, तो बेटा कैपिटल रिजर्व कौन से प्रॉफिट से बनता है, उन्होंने पूछा है कैपिटल रिजर्व कौन से प्रॉफिट से बनेगा। तो बेटा कैपिटल रिजर्व बनेगा कैपिटल प्रॉफिट से। सर ये तो रट्टे जैसा हो गया, बिल्कुल आप बेटा रट भी सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि कैपिटल रिजर्व कैसे बनेगा, तो कैपिटल रिजर्व जिस प्रॉफिट से बनता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल प्रॉफिट। और प्रॉफिट से ही बनते हैं रिजर्व, तो कैपिटल प्रॉफिट से बनने वाले रिजर्व को क्या बोलेंगे हम, कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व कैसे बना है, कैपिटल प्रॉफिट से बना है। समझ आया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। व्हाट ट्रीटमेंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट विल बी डन इन बैलेंस शीट। ठीक है, एक वर्ड दिया है डेबिट। अरे सर अभी तो आपने बताया था बेटा कि सर ये जो प्रॉफिट होता है वो बैलेंस शीट में रिजर्व और सरप्लस में आता है, लेकिन यहां पर उन्होंने क्या लिखा है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। बेटा जब भी डेबिट बैलेंस आए ना तो इसको हम बोलेंगे लॉस। तो इस बार ना प्रॉफिट की जगह क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उन्होंने पूछा ये लॉस कहां आएगा, तो सिंपल, शोन इन रिजर्व एंड सरप्लस। वही तो है सर, सेम टू सेम, बस इस बार रिजर्व एंड सरप्लस भी है, लेकिन साथ साथ एक वर्ड और ऐड हो गया नेगेटिव साइड, क्योंकि इस बार क्या हो गया बेटा, हमको लॉस हो गया है। चलिए नेक्स्ट पाइए, एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट। हर कंपनी क्या बनाएगी बेटा, अपनी बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, अगर कंपनी की बैलेंस शीट बनती है तो किसके हिसाब से बनेगी, कंपनी 2013 के हिसाब से। और कंपनी 2013 ने अपना एक स्केड्यूल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा, अपना एक स्केड्यूल, वहां पर इसका फॉर्मेट है शेड्यूल 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आपसे पूछा जाता है कि बेटा बैलेंस शीट कौन से शेड्यूल में बनाई जाती है, तो बेटा बैलेंस शीट बनाई जाएगी आपके शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। एक ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा आपका कंपनी एक्ट 2013। बेटा यहाँ पर हमने सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने की कोशिश करिए बेटा। इस पीडीएफ के अंदर आपको अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे बेटा। आप सारी पीडीएफ को कवर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर
आए। क्लियर है बेटा? एक बार आपको और बता दूं बेटा, इस वीडियो के नीचे आपको एक गूगल फॉर्म दिया है। गूगल फॉर्म में बताइए बेटा, आपको ऐप पर लाइव क्लासेस चाहिए या रिकॉर्डिंग क्लासेस चाहिए? आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो ना बेटा, तो आप उस पर शेयर करो, हमें बताओ, हम उस हिसाब से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाएंगे बेटा। क्लियर है? यहाँ पर मैंने आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा बेटा बच्चों, और अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर लाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम आप बताइएगा, हम उसको उस हिसाब से ही सॉल्व करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।